नमस्कार दोस्तों। अपने जिंदगी के किसी भी हिस्से को उठाकर देख लें तो दिन भर में एक बार जरूर टाटा कंपनी के ब्रांड आपकी नजर में जरूर आएंगे। रोड पर चलती हुई गाड़ियों को देखें तो टाटा ग्रुप ऑफ मोटर्स की गाड़ियां, हवा में उड़ते हुए प्लेन को देखें तो एयर इंडिया और विस्तारा, दुनिया का सबसे खूबसूरत होटल में से एक ताज होटल जो कि टाटा ग्रुप की ऑन करता है। इसके साथ साथ पावर से लेकर के फैशन तक, चाय से लेकर के नमक तक, हर जगह टाटा की कंपनियों का नाम हमें मिलता है। पूरे इंडिया में 100 से ज्यादा छोटी और बड़ी कंपनियां हैं जो टाटा ग्रुप के अंडर आती हैं। ये सब आपको लगता होगा कि रतन टाटा के विजन और हिम्मत की वजह से संभव हुआ, लेकिन इसकी कहानी बहुत पुरानी है और 150 वर्षों का पुराना इतिहास इस टाटा के खड़े होने का है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे एक विजनरी ने अपने सपनों को सच कर दिखाया और भारत की सबसे बड़ी ग्लोबल कंपनियों में से एक टाटा को स्थापित किया। 2024 के एस्टिमेट के मुताबिक टाटा ग्रुप का कैपिटल नेटवर्क 403 बिलियन रुपीज है। इसका मतलब है 33,500 अरब रुपए। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान पर लदा हुआ जितना कर्ज है उसको हम 2 गुना माफ कर सकते हैं। कामयाबी के सफर की आवाज रतन टाटा के दादा नहीं बल्कि उनके परदादा जमशेद जी टाटा ने आज के 156 साल पहले सिर्फ 21,000 रुपए में किया था। तब उन्होंने अपनी खुद की ट्रेडिंग कंपनी की बुनियाद रखी जो कॉटन में भेजते थे, वह ज्यादातर एक्सपोर्ट हुई थी और उनके दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना हम एक कॉटन मिल का स्थापना करें। लेकिन इतने बड़े इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा पैसों की जरूरत थी और इतना पैसा भी लगाना कारोबार में बहुत रिस्की था। उसी समय चिंचपोकली में एक ऑयल मिल काफी नुकसान में जा रही थी और अल्टीमेटली वह बैंक करप्ट होने के कगार पर थी। उन्होंने उस मिल को सस्ते दाम में खरीदा और कॉटन मिल में कन्वर्ट किया। उस मिल को अलेक्जेंड्रा का नाम दिया गया। 2 सालों के बाद उन्होंने वह मिल जो नुकसान में जा रही थी उसको प्रॉफिट में भेजा और एक नए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के जितने पैसे जमा कर लिया। उस समय मुंबई को कॉटन मिल की इंडस्ट्री कहा जाता था। टाटा के विजन के अनुसार उन्होंने अपनी कंपनी को मुंबई से नागपुर शिफ्ट करने का प्लान किया। नागपुर जाने का सबसे बड़ा रीजन था कि कॉटन का जो उत्पादन था नागपुर के आसपास के क्षेत्रों में ज्यादा होता था और दूसरी बात यह है कि कॉटन से कपड़े बनाने के लिए बहुत ज्यादा पानी की आवश्यकता होती थी। तो जो आर्टिफिशियल लेक है, जो नेचुरल लेक्स हैं और पानी की झीलें हैं, वहां से उनको पानी की उपलब्धता बहुत आसानी से मिल जाती थी। मुंबई जो कि बहुत बड़ा औद्योगिक का क्षेत्र रहा है, वहाँ पे मजदूरों की शॉर्टेज बहुत ज्यादा होती थी। इसके साथ साथ वहाँ की जो लाइफ स्टाइल है वो अपने आप में बहुत ही ज्यादा महंगी थी। लेकिन नागपुर जो कि वहीं दूसरी तरफ का क्षेत्र था, वहाँ पर मजदूर आसानी से मिल जाते थे। तथा इसके साथ साथ चुनौती ये भी थी, नागपुर में कोई भी कॉटन मिल आसपास स्थापित नहीं थी, तो वहाँ पे मजदूरों की अवेलेबिलिटी बहुत ही आसानी से उनको मिल जा रही थी। लेकिन इसको करने के लिए उनको मजदूरों को प्रशिक्षित ज्यादा करना पड़ता था, तो उसमें खर्च भी बहुत आ रहा था। धीरे धीरे जब उन्होंने कॉटन मिल की स्थापना की, इसके साथ साथ काम अच्छे से चलने लगा। लेकिन समय के साथ साथ उन्होंने देखा कि उनके वर्कर्स में वो ज्यादा रुझान नहीं आ रहा है जो चीज उनके अंदर आने की आवश्यकता होती है। उन्होंने मजदूरों को डांटने और फटकारने के बजाय उनके लिए एक नई स्कीम चलाई जो कि आज भारत में 150 साल पहले की जो स्कीम थी वो आज भी बहुत सारी कंपनियां अपने वर्कर्स के लिए लागू कर रही है। उन्होंने ये काम किया कि जो भी कंपनी के एम्प्लॉई हैं वो रिटायरमेंट के बाद उनकी पेंशन को लागू किया। इसके साथ साथ मेडिकल इंश्योरेंस करवाई और फैमिली डे और स्पोर्ट डे के इवेंट का भी आयोजन किया। कंपनी के जितने भी वर्कर्स हैं वो कंपनी को अपना समझने लगे और धीरे धीरे आते हुए कंपनी एक बहुत बड़े आयाम में स्थापित हो गई। जमशेद जी का ये मानना था कि इंडिया को मजबूत बनाने के लिए हर चीज इंडिया में मैन्युफैक्चर होना बहुत जरूरी है। उस समय सिल्क सबसे प्रीमियम कपड़ा समझा जाता था और यह सिल्क फ्रांस से इम्पोर्ट किया जाता था। फ्रेंच सिल्क वर्म पूरी दुनिया में बेहतरीन समझा जाता था और जब जमशेद जी फ्रांस गए तो वहां से फ्रेंच सिल्क वर्म की ब्रीड इंडिया लेकर आए। लेकिन मसला ये था कि सिल्क वर्म सिर्फ यूरोप के क्लाइमेट में ही अच्छी प्रोडक्शन देने की काबिलियत रखते थे। इंडिया में उनका रख रखाव करना काफी मुश्किल था। उन्होंने बेंगलुरु में एक सिल्क फार्म एस्टेब्लिश किया जहाँ का क्लाइमेट इस खास सिल्क वर्म के लिए काफी बेहतर तो था लेकिन परफेक्ट नहीं था। लेकिन शुरुआत में उन्होंने काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, जैसा कि फ्रेंच सिल्क वर्म में अक्सर बीमारियां फूट पड़ती थी। इन मसलों को फिक्स करने के लिए एक बार फिर कंट्रोल एनवायरनमेंट सिल्क वर्म की फार्मिंग का कॉन्सेप्ट भी जमशेद टाटा जी ही लेकर आए। खुशकिस्मती से यह एक्सपेरिमेंट काम कर गया और इस तरह जमशेद जी टाटा ने टाटा सिल्क की सूरत में इंडिया को बेहतरीन सिल्क बनाने के काबिल कर दिया। उस वक्त इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच इंडिया कंपनी का राज था। जमशेद जी ने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को टारगेट किया और 1885 में
पांडिचेरी में एक कंपनी बनाई जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ इंडियन टेक्सटाइल को फ्रेंच कॉलोनी के बीच इंट्रोड्यूस कराना था, लेकिन यह आइडिया कम डिमांड की वजह से फ्लॉप हो गया। इसके साथ साथ कॉटन के अलावा वह अपना नेटवर्क और भी बढ़ाना चाहते थे। वह चाहते थे कि इंडिया में जो भी चीज इस्तेमाल हो रही है वह पूरी तरह से इंडिया में ही मैन्युफैक्चर है। उनके टोटल आयरन और स्टील की मैन्युफैक्चरिंग, होटल, एजुकेशन, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट और सिर्फ होटल ही एक ऐसा सपना था जिसको वह पूरा होते हुए देख पाए। यह था कि ताजमहल होटल जो 1903 में कंप्लीट हुआ, जब ताजमहल होटल पहली बार खोला गया तो इंडिया का पहला होटल था जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन के अलावा अमेरिका, फ्रेंच, जर्मन एलिवेटर और तुर्किश पार्ट भी इसमें इंस्टॉल किया गया। शुरुआत में ताजमहल होटल के रूम का रेंट सिर्फ 13 रुपया हुआ करता था। ताजमहल होटल खोलने के विषय में बहुत सारी कहानियां सामने आती हैं। एक बार वो वॉटसन होटल गए थे जहां पर उनको अंदर जाने के लिए मना कर दिया गया। इसके साथ साथ उन्होंने इस दिन के बाद डिसाइड किया कि वो अपना एक ताजमहल होटल खोलेंगे, लेकिन मशहूर अंग्रेजी लेखक एलन नामी ने इसको नकार दिया। उन्होंने ये कहा कि जमशेद जी अपने शहर मुंबई से बहुत ज्यादा प्यार करते थे और वह मुंबई को एक ऐसी विरासत देना चाहते थे जो सदियों तक उनको याद रखे, और इस वजह से इसकी कवायद बहुत तेजी से चल रही थी। इसमें लगने वाला हजारों लाखों टन लोहा वो ब्रिटेन से इंपोर्ट कर रहे थे। जमशेद जी चाहते हैं कि भारत में स्टील का उत्पादन हो और इसके चलते 17 साल बाद आयरन रिजर्व बंगाल में जाकर मिला। 1899 में उन्होंने स्टील की कंपनी को स्थापित किया, लेकिन 1904 में उनकी डेथ हो गई। उनके इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए उनके पुत्र दौलत जी टाटा को मैदान पे आना पड़ा और 1907 में उनके मिशन को आगे बढ़ाते हुए आयरन एंड स्टील कंपनी स्थापित की गई, जो आज टाटा स्टील के नाम से जानी जाती थी। ये एशिया का सबसे पहला स्टील पावर प्लांट स्थापित किया गया। टाटा ग्रुप मजीद तेजी से तरक्की करने लगा। 1910 में टाटा पावर के नाम से इंडिया की पहली हाइड्रो इलेक्ट्रिक कंपनी स्टेब्लिश कर दी गई, जहां पर नेचुरल वाटरफॉल्स और आर्टिफिशियल लेंस की मदद से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने लगी और कई बड़ी इंडस्ट्रीज को भी पावर प्लांट की तरफ से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करना शुरू कर दी गई। उस वक्त क्योंकि साइंस पूरी दुनिया में तरक्की कर रहा था और टाटा ग्रुप इंडिया को किसी सूरत में पीछे नहीं देखना चाहता था, इसीलिए उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु की बुनियाद रखी ताकि साइंस और रिसर्च की फील्ड में दुनिया का मुकाबला किया जा सके। इसी इंस्टीट्यूट ने इंडिया को अपना पहला कंप्यूटर और पहले एयरक्राफ्ट बनाने में काफी मदद भी की। टाटा ग्रुप अपने इस इनोवेशन और रिसर्च के साथ साथ वर्कर्स के लिए भी तमाम फैसिलिटी ला रहे थे। उन्होंने वर्कर्स के शिफ्ट को 8 घंटे तक किया ताकि वो जल्दी से अपने काम से खाली होकर अपने परिवार और अपने घर वालों को भी समय दे सकें। इसके साथ साथ आज के 100 साल बाद भी बहुत सारी कंपनियां उनके इस फॉर्मूले को आज भी अपना रही हैं। 1932 में दौलत जी टाटा की मृत्यु हो गई और उसके बाद इस कंपनी की कमान उनके ही परिवार के JRD टाटा के हाथ में आ गई। JRD टाटा एविएशन में एक्सपीरियंस रखते थे, इसलिए कंट्रोल संभालते ही उन्होंने इरादा कर लिया कि वह इंडिया को अपनी पहली एयरलाइन देंगे, जो किसी इंकलाब से कम नहीं था। भारत को अपनी एयरलाइन मिल चुकी थी जिसकी अपनी पहली फ्लाइट खुद एक पायलट JRD टाटा ने बनाया और इंडिया के फर्स्ट कॉमर्शियल पायलट होने का एहसास भी अपने नाम। लेकिन 1947 में इंडिपेंडेंस मिलने के बाद इंडिया में मौजूद काफी इंडस्ट्रीज को इंडियन सरकार ने अपने कंट्रोल में ले लिया, जिसमें टाटा एयरलाइन का भी नाम सामने था। JRD टाटा ने महसूस किया कि भारत में केमिकल इंडस्ट्री तो मौजूद है, लेकिन अपने काम को पूरा करने के लिए इसमें ज्यादातर इम्पोर्टेंस केमिकल दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करने पड़ते हैं, जैसा कि गिलास, साबुन जैसे प्रोडक्ट को बनाने के लिए कास्टिक सोडा और सोडा ऐश की जरूरत थी। दूसरे मुल्कों से इंपोर्ट किया जाता था। इसी वजह से 1939 में टाटा केमिकल्स के नाम से कंपनी खोली गई, जो इंडिया की तमाम केमिकल्स खुद प्रोड्यूस करती थी, और इस कंपनी ने फर्टिलाइजर और दूसरे सेक्टर में इंडिया को ग्रो करने में काफी मदद की। और उसके बाद एक बार फिर से JRD टाटा ने ट्रांसपोर्टेशन का रोक किया और ट्रक्स और इंजन बनाने वाली एक कंपनी की शुरुआत की, जिसे आज हम टाटा मोटर्स के नाम से जानते हैं। टाटा मोटर्स कई प्रकार की कार, ट्रक्स और व्हीकल्स बनाता है और इसके कई सारे मॉडल साउथ अफ्रीका में भी भेजे जाते हैं, और आज की इंडस्ट्री में टाटा मोटर्स का भारत में बहुत बड़ा अपने आप में नाम है। 1984 में JRD टाटा ने यह महसूस किया कि भारत के लोग चाय को बहुत शौक से पीते हैं। इसके बाद उन्होंने टाटा टी के नाम से अपने ब्रांड की शुरुआत की और आज चाय के क्षेत्र में टाटा टी का नाम बहुत बड़ा अपने आप में स्थापित है। 1984 में JRD टाटा ने महसूस किया कि अब इस कंपनी की जिम्मेदारी किसी और को देनी चाहिए। इसके बाद उन्होंने अपने परिवार के ही सदस्य रतन टाटा जी को USA से भारत बुलाया और उन्होंने सबसे पहले उनको जिम्मेदारी टाटा स्टील की दी। रतन टाटा ने अपनी काबिलियत का परिचय दिया और इस कंपनी को जो लॉस में चल रही थी उसको प्रॉफिट में लाकर खड़ा कर दिया गया।
इस बात से जे.आर.डी. टाटा बहुत इम्प्रेस हुए और 1991 में उनको टाटा ग्रुप का चेयरमैन बना दिया गया। रतन टाटा जो कि बहुत मॉडर्न एरा के व्यक्ति थे और हर चीज में इनोवेशन और रिसर्च को वो सबसे पहली प्रायोरिटी रखते थे। 1991 में टाटा ग्रुप्स का चेयरमैन बनते ही रतन टाटा ने सोचा कि भारत में तो टाटा मोटर्स तो बहुत सारी ट्रक्स और कार का मैन्युफैक्चरिंग करती है, लेकिन कोई ऐसी मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती जिसके सारे पार्ट्स इंडिया में ही आपको मिल जाए। इस विजन को देखते हुए 1999 में टाटा ने खुद की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी स्थापित की और पहली कार इंडिका को लॉन्च किया। 2012 में अपनी बढ़ती उम्र को देखते हुए रतन टाटा ने टाटा ग्रुप ऑफ चेयरमैन से रिजाइन कर दिया गया और उसके बाद साइरस मिस्त्री को इसका अध्यक्ष बना दिया गया। 2022 में साइरस मिस्त्री की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई और इसके बाद से रतरंजन चंद्रास्करण तब से टाटा ग्रुप के चेयरमैन अभी तक है। टाटा ग्रुप आज भी तरक्की कर रहा है और भारत ही नहीं पूरी दुनिया के लिए ग्लोबल किरदार अदा कर रहा है। और यह सिर्फ एक व्यक्ति की मेहनत नहीं बल्कि 150 सालों में बहुत लोगों की खून पसीने की कमाई और मेहनत का ये परिणाम है। कैसा लगा वीडियो बताइएगा पूरे वीडियो में। अपने सजेशन को कमेंट बॉक्स में जरूर मैसेज करिएगा। यह हमारी पहली सीरीज थी और इस सीरीज की शुरुआत इस अच्छे व्यक्तित्व के साथ हो ही नहीं सकती। धन्यवाद।